हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Good morning to all of you. This is Indian Polity class and we are studying about the कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था की क्लास के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। देखो, मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था कि नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय अ रिवोल्यूशन और ए सिंगल डे एफर्ट। दुनिया का कोई भी संविधान एक दिन के प्रयास के माध्यम से नहीं बना है। एंड ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैव सम ऑफ इट्स प्रोसेसेस, और दुनिया के सभी संविधानों की कुछ प्रक्रियाएं हैं और भारत के संविधान के भी निर्माण की कुछ प्रक्रिया रही है। हालांकि यह जो संविधान का निर्माण हुआ एक भारत की संविधान निर्मात्री सभा के माध्यम से किया गया, लेकिन इसकी जो बुनियाद थी, इसकी जो पृष्ठभूमि थी, यह पृष्ठभूमि ब्रिटिश भारत के द्वारा बनाए गए विभिन्न जो अधिनियम रहे समय समय पर, उन अधिनियमों की पृष्ठभूमि पर ही भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। तो हम लोगों ने बातचीत की थी कि जो अगर हम भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा की बात करें तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ, फिर 1784 का अधिनियम आया, फिर 1793, इसके बाद 1813, 1833, 53, और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में व्यवस्थित करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने ये सारे अधिनियम पारित किए थे। लेकिन जो कंपनी ने भारत का लगभग 100 साल का शासन चलाया, इस शासन में दे परपिट्रेटेड एट्रोसिटीज ऑन इंडियन पीपल। उन्होंने भारत के लोगों पर बहुत अधिक जुल्म ढाए और परिणाम यह हुआ कि द पीपल ऑफ इंडिया बिकेम रेस्टिव। भारत के लोग जो हैं वो आंदोलित हो गए और इसका परिणाम जो है एक बहुत बड़े क्रांति के रूप में सामने आया, जिस क्रांति को हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर हम लोगों ने बातचीत की कि 1857 की जो क्रांति हुई, यह क्रांति लगभग 1 वर्षों तक चली। बोथ साइडेड इनकर्ड लॉसेस, दोनों तरफ के जो लोग थे, चाहे भारत के लोग हों चाहे वो कंपनी के लोग हों, दोनों लोगों को नुकसान हुआ। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड एन एक्सक्यूज टू abolish the rule of the company and to take over the direct rule of it। और जो ब्रिटेन की सरकार थी उसे एक बहाना मिल गया कि कंपनी के शासन को भारत में समाप्त घोषित किया जाए और उसके स्थान पर ब्रिटेन की सरकार का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो जाए। तो ब्रिटेन की सरकार जो पहला अधिनियम 2 अगस्त 1858 को लेकर के आई, उसमें उसने ये दावा किया कि हम लोग जो भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं भारत के लिए, वो सब भारत को बेहतर बनाने के लिए। एंड दैट इज वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और यही कारण है कि जो 1858 का अधिनियम है, इससे हम लोग बेहतर भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से भी जानते हैं। It was a lengthy document indeed, but it did not had any रिवोल्यूशनरी चेंजेस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 1858 का जो अधिनियम था, यह अधिनियम विस्तृत जरूर था, लेकिन इसमें कुछ क्रांतिकारी परिवर्तनों की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि यह सब जल्दीबाजी में किया गया था। इसलिए वहां पर आनन फानन में भारत की आगे व्यवस्था को कैसे चलाना है, उसके लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान यहाँ पर किए गए थे। जाहिर सी बात है कि जब जल्दीबाजी में किया गया तो ब्रिटेन की सरकार जल्द ही कोई नए अधिनियम के साथ आती। तो 1861 का जो अधिनियम आया, जिसको हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के रूप में जानते हैं, जिसकी क्लास हम लोगों ने कल पढ़ी थी। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि यह जो अधिनियम 1861 का था, इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए जरूर गए, कि जैसे कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को फिर से अधिकार मिल गया कि वो अपने क्षेत्र के लिए कानून बना लें। और दूसरी बात यह थी कि वायसराय को यहाँ पे पावर मिला था कि वायसराय जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि विभागीय प्रणाली की यहाँ पे शुरुआत की गई। जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, सभी सदस्यों को अलग अलग यहाँ पर विभाग बांट दिए गए। The British government expected that the act which they have brought must satisfy the Indian minds, कि जो अधिनियम लेकर के आए हैं वो अधिनियम भारतीयों को के संतोषजनक होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात जिंदगी के लिए यही है कि देखो, आप कुछ भी करना चाहते हो, उसमें सफलता आपको तभी मिल सकती है कि उसके पीछे आपका इरादा या इंटेंशंस क्या है। डूइंग वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट। I would like to tell you
व्हाट इज योर इंटेंशंस बिहाइंड दिस, दैट वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप क्या करना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इरादा उसके पीछे क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करना चाहते थे और एक तरफ दिखावा करते थे कि हम भारतीयों के बेहतर करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे भारतीयों के सामने जो है अंग्रेजों की एक एक करके पोल खुलने लगी और भारत में एक नई प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया, जिस प्रवृत्ति का नाम है राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद देखो एक प्रकार की विचारधारा है, जिस विचारधारा के माध्यम से लोग एकता का अनुभव करने लग जाते हैं, और उस एकता का कारण होता है या तो उनकी समान प्रकार की भाषा, या तो उनकी समान प्रकार की संस्कृति, या तो समान प्रकार का धर्म, समान प्रकार की जाति। हालांकि जो राष्ट्र में बहुजातीय बहुभाषिक राज्य होते हैं वहां पे राष्ट्रहित जो है वह लोगों को बांध के रखता है, और वहां पे भाषा, वहां पे लिपि, वहां पे संस्कृति ये सब गौण हो जाती है। लेकिन फिर भी बताना मैं चाहूंगा कि आरंभ में जो भी राष्ट्र बनाए गए, सभी राष्ट्रों के पीछे जो कहानी रही है वो यही रही है कि किसी न किसी आधार पर उन्होंने एकता का अनुभव किया, एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म्ड ए नेशन। अंग्रेजों ने भारत में जो नीतियां चलाई, उन नीतियों के कारण से भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो है पनपने लग गई, और जाने अनजाने अंग्रेजों ने भारत में राष्ट्रवाद को मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद की जो एक हल्की चिंगारी छूट रही थी उसको उसमें उन्होंने घी डाल दिया और यह भड़क उठी। मैं आपको यहाँ पे बड़े अच्छी तरीके से समझाऊं कि व्हाट आर कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडियन काउंसिल ऑफ 1892 को जानने के पहले आपको थोड़ा सा भारत में उठने वाले राष्ट्रवाद के बारे में जानना पड़ेगा। हालांकि हम लोग इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग थोड़े इसमें छिड़काव कर लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बाय द इंग्लिशमैन। अंग्रेजों ने भारत में नई प्रकार की शिक्षा नीति लेकर आए थे, और वह शिक्षा नीति जो है तर्क पर आधारित थी, लेकिन साथ ही साथ यह भी था उस शिक्षा नीति में यह भारतीयों को बताने की कोशिश की गई कि इंडियन वी आर बैकवर्ड, इंडियन वी आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू डिक्टेटरशिप। भारतीयों को निरंकुशता के अधीन रहना पड़ा। भारतीय लोग जो है वह असभ्य लोग थे, और भारतीय राजाओं के बारे में कहा गया कि उन्होंने प्रजाओं का बड़ा शोषण किया, और इसीलिए हम भारत में हैं ताकि हम आपका भला कर सके, आपका उत्थान कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूल थी जब उन्होंने भारत में अंग्रेज शिक्षा लेकर के आए, और शिक्षा के माध्यम से भारत में जो शिक्षित वर्ग पैदा हो गया, दे स्टार्टेड टू रीड अबाउट द पास्ट ऑफ द इंडिया एंड दैट इज हिस्ट्री एंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। उन्हें भारत के साहित्य, उसके लिटरेचर, उसकी भाषा, उसकी लिपि, उसके जो है संस्कृति, इन सब का उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। और जब उन्होंने भारत के इतिहास का अध्ययन किया तो यह पाया कि द इंग्लिश मैन आर डेलिबरेटली डेनिग्रेटिंग द कैरेक्टर ऑफ इंडियंस, कि अंग्रेज लोग भारतीयों को के अतीत को जानबूझकर कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारत में जो लोग थे जिनका सबका साझा इतिहास था, साझी संस्कृति थी, वो सभी उद्वेलित हो गए, वे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लग गए। तो उनको समझ में आ गया कि अंग्रेज लोग जो है वो हमें जानबूझ करके नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से राष्ट्रवाद पनपने का सबसे बड़ा कारण था कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा लाई गई शिक्षा नीति। दूसरा, एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि जेम्स मिल ने किताब लिखी थी 1817 में, जिस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास की पहले मैं कह सकता हूं कि सिस्टमेटिक तरीके से इतिहास की लिखी गई किताब। उस किताब में उन्हें भारत के इतिहास के बारे में जो भी लिखा वो सब एक प्रकार से मनगढ़ंत इतिहास थी, एक प्रकार से ऐसा इतिहास जिसमें भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। और जब भारतीय लोगों ने पढ़ा तो बड़े विक्षुब्ध हुए, उनके मन के अंदर बड़ा रोष उत्पन्न हो गया, और वे समूह जान गए कि आने वाले दिनों में किसी न किसी प्रकार से अंग्रेजों का प्रतिकार करना पड़ेगा, उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि हम अपने भारत और अपने संस्कृति और अपने साहित्य को बचा सकें। दूसरा यह था कि अंग्रेजों ने भारत का शोषण करने के लिए भारत का आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया, और उसमें वे भारत में ट्रेन लेकर के आए। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे के बीच में 32 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी, उस पर पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। यह जो पैसेंजर ट्रेन थी यह यहाँ से शुरुआत इसकी हो गई। इसके बाद आपका हावड़ा दिल्ली का की एक लंबी लाइन बिछाई गई। धीरे धीरे भारत में रेलों का विस्तार होने लगा, और उसके पीछे अंग्रेजों की मंशा यह नहीं थी कि वो भारतीयों को रेल देना चाहते थे। मंशा यह थी कि भारत के कोने कोने में घुस करके वहां से माल उठाएं, कच्चा माल उठा करके उसको ब्रिटेन भेज दें, और वहां से मशीनों के बनी हुई माल से पूरे भारत के बाजार को पाट करके उस बाजार को बर्बाद करते हैं।
और उनको इससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो पैसेंजर ट्रेनें चली उसमें जो लोग बैठने लगे, अब वहां पर देखो तमिलनाडु का भी व्यक्ति, आपका बिहार का व्यक्ति, यूपी का व्यक्ति, हर तरफ के व्यक्ति बैठने लगे, हर व्यक्ति। और जानते हो कि ट्रेन की दोस्ती कैसी होती है, हर एक व्यक्ति के दर्द में छुपी थी एक ही कॉमन कहानी, और उस कहानी का एक ही विलन था, उस विलन का नाम था अंग्रेज। और जाहिर सी बात यह है कि जो रेलवे का विस्तार हो गया, इससे भारतीयों के बीच में जो आपका राष्ट्रवाद है, इसकी भावना जो है वो तेजी से उभरने लग गई। नंबर 3 मैं बताना चाहता हूं कि 1850 में अंग्रेजों ने कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में पहली टेलीग्राफ जो है, ये पहले देख सकते हो, ये पहली टेलीग्राफ लाइन उन्होंने बिछाई। और जो पहला टेलीग्राफ लाइन उन्होंने बिछाया बॉम्ब आपका कलकत्ता से लेकर डायमंड हार्बर के बीच में, तो वह इसके बाद 1854 में इसको कंपनी के लिए खोल दिया गया और धीरे धीरे ये भारत की जनता के लिए जो है उपलब्ध हो गया। और जब भारत की जनता के लिए उपलब्ध हो गया तो अब छोटी छोटी जब ये अपने किसी व्यक्ति को कुछ भी तार भेजते तो उस सब में जो भी इनके बीच में कम्युनिकेशन होता, कहीं ना कहीं अंग्रेजों का जिक्र होता, कहीं ना कहीं उनके शोषण की बातें होती। और जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से बातें अगर होंगी तो लोगों के बीच में एकता का भावना पनपेगा। क्योंकि जब आपका विलन एक है तो जाहिर सी बात है सारे जो लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं उनके खिलाफ। नेक्स्ट आपको बताना मैं चाहूंगा कि जेम्स ऑगस्टस हिकी एक बड़ा ही ईस्ट इंडिया कंपनी से विक्षुब्ध आदमी ने 1770 में पहला पेपर स्टार्ट किया था, जिस पेपर का नाम है आपका हिकी बंगाल गजेटियर या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और यह जो पत्रिका जब छपने लगी, पत्रिका नहीं बल्कि पत्र था यह साप्ताहिक, जब पत्र छपने लगा तो उसने क्या किया, उसने अंग्रेजों की करतूतों को एक एक करके भारतीयों को बताना शुरू कर दिया। और भारतीय समझ गए कि अंग्रेज लोगों को जब तक हम यहाँ से उनको विदा नहीं करेंगे या फिर अंग्रेजों के खिलाफ हम नहीं जाएंगे तो हम तो किस तरह जीवन जी लिए, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, उनका भविष्य का क्या होगा। इस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लग गई। और मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों से अपनी मांगों को रखने के लिए 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने एक संस्था की स्थापना किया जो भारत की पहली आर्थिक संस्था कहलाती है, जिसका नाम है आपका लैंड होल्डर सोसाइटी। और इसके बाद इंडियन एसोसिएशन, इसी तरीके से आपका मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, कई संगठन बने। और अंत में 1885 में एक ऐसा संगठन आया जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बागडोर को संभाल लिया, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जितनी भी संस्थाएं थी, ये सभी संस्थाओं ने अंग्रेजों से अधिक कंसेशंस या उससे अधिक से अधिक यह मांग करना शुरू कर दिया कि इंडियंस मस्ट बी पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीयों को अधिक से अधिक विधि निर्माण और प्रशासन में उनको सहभागी बनाया जाए, क्योंकि यह देश हमारा है और ये हमारे लोग हैं। हम उनकी तकलीफों को जानते हैं, हम उनकी समस्याओं को जानते हैं। और आप हमारे बिना अगर कानून बनाओगे उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद पनपने लगा। और यह जब अंग्रेजों ने महसूस कर लिया कि अब समय आ गया है कि अब हमें उस नियम, हम जो 1861 का नियम है उसको बदल दिया जाना चाहिए। 30 साल बीत गए थे लगभग। और इस प्रकार 1892 में अंग्रेज एक नया अधिनियम लेकर के आए, जिस अधिनियम का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आइए देखते हैं हम लोग आज की क्लास में इसमें क्या क्या नए नए प्रावधान या प्रोविजंस किए गए। तो यह आपका आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आइए देखते हैं हम लोग इसके मुख्य जो प्रोविजंस या प्रावधान थे, या मुख्य या प्रोविजंस या प्रावधान यहाँ पर क्या क्या किए गए, क्या किया गया इसमें परिवर्तन। तो इस परिवर्तनों को हम लोग या जो यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहला परिवर्तन तो आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कार्यकारिणी परिषद है, इसमें परिवर्तन किया गया। दूसरा परिवर्तन यहाँ पर जो किया गया वह किया गया आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधायिका परिषद में। लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधायिका परिषद में यहाँ पे परिवर्तन किया गया। तो पहला परिवर्तन कार्यकारिणी परिषद में, दूसरा विधायिका परिषद में परिवर्तन किया गया। आइए हम लोग देखते हैं इन दोनों परिवर्तनों को। पहला हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या चेंज किए गए। तो यह देखो मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे कार्यकारिणी परिषद थी,
कार्यकारिणी परिषद, इस कार्यकारिणी परिषद में यहाँ पर किया गया विस्तार या एक्सटेंशन। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विटनेस्ड एक्सपेंशन। तो क्या यहाँ पर क्या विस्तार किया गया? तो मैं बताना चाहता हूँ कि कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 6 कर दी गई। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कार्यकारिणी परिषद में 1773 में सदस्यों की संख्या रखी गई थी 4, 1784 में यह संख्या घटा करके कर दी गई थी 3, फिर आपका 1853 में यह संख्या फिर से 4 हो गई थी, 1853 में यह संख्या फिर से 4 हो गई थी और 1861 में यह संख्या कर दी गई थी 5 और 1800 जब आया आपका 1892 अधिनियम आया, इसमें कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या कर दी गई 5 के जगह पे 6। तो पहला हो गया द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विटनेस्ड एक्सपेंशन, कार्यकारिणी परिषद का किया गया विस्तार। जो परिवर्तन आया पर लेजिस्लेटिव काउंसिल विधायिका परिषद में, यह परिवर्तन बहुत बड़ा था। आइए देखते हैं क्या परिवर्तन आया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधायिका परिषद में परिवर्तन, विधायिका परिषद में परिवर्तन, विधायिका परिषद में परिवर्तन। तो यहाँ पर देखो चेंज में क्या क्या हुआ। सबसे पहला तो यह हो गया कि इसका किया गया एक्सपेंशन, इसका किया गया एक्सपेंशन या विस्तार, इसका किया गया पहला तो विस्तार। देखते हैं हम लोग इसका कितना विस्तार किया गया। तो यहां पर जो विधायिका परिषद है, जो विधायिका परिषद है, इस विधायिका परिषद का पहला किया गया यहां पर विस्तार। सबसे पहले नंबर 1 पर किया गया यहां पर विस्तार। तो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या विस्तार किया गया। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसकी जो प्रक्रिया है, जो इसके प्रोसेसेस हैं, इस प्रक्रिया में चेंज किया गया। नंबर 3 यहाँ पर जो सदस्य हैं, सदस्यों के अधिकारों में परिवर्तन किए गए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या विधायिका परिषद में चेंजेस आए, क्या चेंज आया। सबसे पहले हम लोग बात करें विधायिका परिषद के विस्तार या एक्सपेंशन का, विस्तार या एक्सपेंशन का। तो देखो विधायिका परिषद का मतलब क्या था? मतलब था आपका भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, और भारत के वायसराय के साथ में यह हो गई उनकी कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद। और यह जो कार्यकारिणी परिषद है उसके साथ में जुड़ गए अतिरिक्त सदस्य, अतिरिक्त सदस्य मतलब एडिशनल मेंबर, अतिरिक्त सदस्य एडिशनल मेंबर। अब देखो आपको पता होगा कि यह जो इस प्रकार की जो बॉडी बनाई गई थी, यह बनाई गई थी 1853 के अधिनियम के माध्यम से। तो 1853 में क्या था कि वायसराय था, उसकी कार्यकारिणी परिषद थी, और जो और 6 अतिरिक्त सदस्य थे, और 6 के सदस्य कौन थे? ये सभी लोग थे सरकारी लोग, 6 सदस्य थे। इसके बाद 1800 जब आया 61 का अधिनियम, तो कहा गया कि न्यूनतम रहेंगे 6, महत्तम रहेंगे 12। लेकिन मैं बताऊं 1892 का अधिनियम आया, इसमें कहा गया कि न्यूनतम संख्या यहाँ पे 10 होगी, महत्तम 16। तो आप क्या देख रहे हो कि कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। यहाँ पर न्यूनतम और महत्तम, जो न्यूनतम है और अधिकतम है, तो न्यूनतम संख्या यहाँ पर रखी गई 10, और अधिकतम मतलब जो मैक्सिमम संख्या है वो कहा गया अधिकतम यहाँ पे 16 लोग हो सकते हैं। और आप पूछोगे सर जी इसके पीछे उनका इरादा क्या था? तो उन्होंने कहा कि इरादा हमारा यह है कि हम इसका विस्तार करना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक भारतीयों को इसमें शामिल किया जा सके, अधिक से अधिक भारतीयों को इसमें शामिल किया जा सके। तो यह पहला ये हो गया। अब इसमें आपको बताऊं कि दूसरा देखो, दूसरा क्या हो गया कि जो इनकी जो अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया थी, नियुक्ति प्रक्रिया, इस नियुक्ति प्रक्रिया या जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, उस नियुक्ति प्रक्रिया में भी किया गया परिवर्तन, नियुक्ति प्रक्रिया में भी किया गया परिवर्तन। किस प्रकार से परिवर्तन किया गया वो देखो आप। देखो जो भी आपको विधायिका परिषद के अतिरिक्त सदस्य थे, उनकी नियुक्ति कौन करता था? तो उनकी नियुक्ति करने वाला व्यक्ति था भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। इनको नियुक्ति कौन करता था? भारत का वायसराय। अब देखो नियुक्ति में आपको बताना चाहूंगा कि पहले अगर हम लोग बात करें 1853
53 वाले में, तो इनकी नियुक्ति तो होती थी और कहां से होती थी, तो सब सरकारी लोग थे, मतलब गवर्नमेंट की नौकरी करने वाले लोग। जब 1861 आया तो इसमें कहा गया कुछ लोग होंगे सरकारी और कुछ लोग होंगे गैर सरकारी, कुछ लोग होंगे सरकारी और कुछ लोग होंगे गैर सरकारी, और चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी सबको क्या किया जाएगा, सबको नॉमिनेट किया जाएगा, नामांकित किया जाएगा। वायसराय अपनी मर्जी से जिस किसी को भी चाहेंगे उसको वह नॉमिनेट या नामांकित कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 1892 का अधिनियम आया, इस अधिनियम में कहा गया कि लोग जो होंगे वह आपको नामांकित होंगे, लेकिन यहाँ पर भी होंगे सरकारी और गैर सरकारी सरकारी और गैर सरकारी, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल। और जो गैर सरकारी होंगे वो दो वर्गों में बटे होंगे, एक होगा आपका नामांकित या नॉमिनेटेड, नामांकित, और दूसरा होगा यहाँ पे निर्वाचित, दूसरा हो गया निर्वाचित। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि पहली बार वह निर्वाचन जैसी प्रक्रिया लेकर के आ गए, पहली बार निर्वाचन जैसी प्रक्रिया लेकर के आ गए। हालांकि मैं बताना आपको चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी सदस्य अतिरिक्त सदस्य यहाँ पे आए, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे नामांकित, सबके लिए शब्द का प्रयोग एक ही था, नॉमिनेटेड। यहाँ पे अंग्रेजों ने जानबूझ करके निर्वाचित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वह चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि सब हमारी मर्जी से ही चल रहा है। तो इस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया में जो है यहाँ पे परिवर्तन किया गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो यहाँ पे निर्वाचन है, इस निर्वाचन को आज की तरह का निर्वाचन कहना सही नहीं होगा। यह आज की तरह का निर्वाचन नहीं था। क्यों नहीं था आज की तरह निर्वाचन? पहली बात यह है कि यहाँ पर निर्वाचन पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष था। और भारत में भी कुछ इनडायरेक्ट होता है आपका, लेकिन जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन यहाँ पर जो निर्वाचन अप्रत्यक्ष होते हैं उसमें भारत की सभी जनता की लगभग रजामंदी होती है अप्रत्यक्ष तरीके से ही। तो यहाँ पर चुनाव प्रकार एक तो इनडायरेक्ट था, और दूसरा यह था कि यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यह सार्वभौम व्यस्क मताधिकार नहीं था। आप समझो इन दोनों बातों को, प्रत्यक्ष और सार्वभौम व्यस्क मताधिकार का यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लो कि जैसे भारत में राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वह इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब कि पहले हम लोग अपने सांसदों को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं, और वही सांसद विधायक क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो यहाँ पर चुनाव कहलाएगा इनडायरेक्ट। तो मैं बताऊं कि 1892 का जो अतिरिक्त सदस्यों की चुनाव की बात थी, यह चुनाव जो था वो इनडायरेक्ट था। किस प्रकार से इनडायरेक्ट था? तो पहले भारत की जो जनता थी, भारत की जनता, यहाँ पर जो जनता है वो जनता क्या कर रही है कि पहले जनता यहाँ पे जिन लोगों को चुन रही है वो लोग कौन है? तो पहले जो है एरिया या तो जिला बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या जिला बोर्ड के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या जिला बोर्ड के लोग हैं, पहली बात है। दूसरी बात है कि जो यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी मतलब जो नगर पालिका के लोग थे वो थे, या कॉलेज में चुनाव होता था सीनेट का, वे लोग थे। तो यहाँ पर देखो क्या देख लो कि जनता जो है या किसको चुन रही है, या जिला बोर्ड या नगर पालिका या सीनेट के लोगों को चुन रही है। और ये लोग किसको चुनेंगे? तो ये लोग चुनाव में भाग लेंगे, वो चुनेंगे आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल मतलब जो प्रांतीय विधानसभा है उसके लिए चुनाव वोट करेंगे। और फिर जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं वो किसको वोट करेंगी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब केंद्रीय विधानसभा के लिए, या केंद्रीय विधायिका परिषद, जिसको विधायिका परिषद करें, तो विधायिका परिषद में ये लोग फिर वोट डालेंगे। अब आप देख रहे हो कितना इनडायरेक्ट चुनाव है। तो पहला तो चुनाव यहाँ पर इनडायरेक्ट हो गया। दूसरा देखो क्या है कि यहाँ पर जो भारत की जनता जो यहाँ पर वोट दे रही है वो सारी जनता वोट नहीं दे रही है। पहली बात है कि महिलाओं को कहा गया कि आपकी चाहे कोई भी हैसियत हो, आप मतदान में भाग नहीं ले पाएंगी। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो लोग वोटर थे वो या तो कोई विशेष संपत्ति वाले लोग थे, या फिर वो जो है सरकार को एक
भारी टैक्स देते थे, या फिर वो पढ़े लिखे लोग थे। भारत की 1% से भी कम जनता को यहाँ पर वोट देने का अधिकार दिया गया। मतलब आपको बताना चाहूंगा कि आज जैसे आप बात करोगे तो आज भारत की समग्र जनता में जो लोग वयस्क हैं, 18 वर्ष से उनकी उम्र अधिक है, वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के माध्यम से वो भारत में जो भी उनके क्षेत्र में चुनाव होगा वहां पे वोट में भाग ले सकेंगे, वोट कर सकेंगे। उसकी दो शर्त है, पहला या वो भारत के नागरिक हों, और दूसरा है कि उस क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उनका नाम होना चाहिए। लेकिन बता दूं कि 1892 में अंग्रेज लोग चुनाव जो लेके आए, उस चुनाव में एक तो पहली बात है कि भारत के सभी लोगों को भाग लेने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को बिल्कुल अधिकार नहीं था, और जो भी लोग भाग लेते थे यहाँ पर वे एक विशेष क्वालिफिकेशन में लोग होते थे। तो यहाँ पर सार्वभौम अधिकार का यहाँ पर अभाव था। साथ में बताऊं कि जो सदस्य थे, मतलब विधायिका परिषद के सदस्य, तो सदस्यों को, विधायिका परिषद के जो सदस्य थे, इन सदस्यों को यह अधिकार दिया गया सदस्यों को कि सदस्य क्या करें, वे जो है वो वहां पे 6 दिन का पूर्व नोटिस देकर 6 दिन की पूर्व सूचना के द्वारा, 6 दिन की पूर्व सूचना के द्वारा वो क्या करेंगे, वो वास्तव में प्रश्न पूछ सकेंगे। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो इसको कहते हैं हम लोग, प्रश्न पूछने का अधिकार को हम लोग कहते हैं, जो समय होता है उसको कहते हैं प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। भारत की संसद की बात करोगे तो लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे तक, राज्यसभा में 12 बजे से 1 बजे तक जो सांसद लोग हैं वो मुख्य रूप से मंत्रियों से सरकार से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इसकी शुरुआत की गई आपको 1892 के अधिनियम के माध्यम से प्रश्नकाल आरंभ किया गया, और यह कहा गया कि जो विधायिका परिषद सदस्य हैं वह कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों से सरकार से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, और ये प्रश्न के लिए उन्हें 6 दिन पहले की सूचना यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। 1892 के माध्यम से प्रश्नकाल आरंभ किया गया। फिर आपको बताऊं कि यहाँ पर एक नई बात आ गई, और वो बात क्या थी, वो थी कि जो बजट है उस बजट पर उनको प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार या प्रश्न पूछने का अधिकार या बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया। तो बजट पर उनको दिया गया चर्चा करने का अधिकार, तो बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया, बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। देखो बजट क्या होता है हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ बता दूं कि बजट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य का यह क्या होता है, वार्षिक विवरण होता है, और वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है वहां पर सरकार की आय और व्यय, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय और व्यय के जो विवरण होते हैं उसको बजट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जैसे बजट जब कार्यपालिका के लोग बना के लाते हैं तो विधायिका के लोग उस पर बहस करते हैं और फिर उस पर वोटिंग होती है। तो यहाँ पर अधिकार दिया गया कि सदस्यों को कि आप बजट पर चर्चा कर सकते हो, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया, उनको वोटिंग करने का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये सारे परिवर्तन यहाँ पे 1892 के अधिनियम में लाए गए। एक बार मैं आपको समाप्त कराता हूं और फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं आगे। देखिए, अगर आप 1892 अधिनियम के बारे में पूछा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि इन द फेस ऑफ राइजिंग नेशनलिज्म द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू इनेक्ट न्यू लॉ एंड द लॉ इज कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल 1892। भारत में राष्ट्रवाद की जो प्रवृत्तियां बढ़ रही थी, उस बढ़ते हुए राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों के आलोक में ब्रिटेन की संसद एक नया अधिनियम लेकर आती है जिसको हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के नाम से जानते हैं। फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट, इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। नंबर 1, द एक्जीक्यूटिव काउंसिल विटनेस इज एक्सपेंशन, कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, जो उसमें 5 सदस्य थे, एक और सदस्य जोड़ा गया, सदस्यों की कुल संख्या यहाँ पर 6 हो गई। नंबर 2, द लेजिस्लेटिव काउंसिल और ऑल्सो विटनेस एक्सपेंशन, जो विधायिका परिषद है उसमें विस्तार किया गया। किस प्रकार से विस्तार हुआ, तो जो अतिरिक्त सदस्य एडिशनल मेंबर थे उनकी न्यूनतम संख्या कर दी गई 10, महत्तम कर दिया गया 16, और उसके पीछे अंग्रेजों ने कहा इरादा यह है कि हम अधिक से अधिक भारतीयों को इसमें जोड़ना चाहते हैं ताकि भारतीयों की बातों को हम और बेहतर तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट, जो विधायिका परिषद है उसके सदस्यों को में कहा गया कि 2 प्रकार सदस्य होंगे, सरकारी और गैर सरकारी, और जो गैर सरकारी होंगे वो भी 2 प्रकार के होंगे, एक वायसराय के द्वारा नामांकित किए जाने वाले और दूसरे चुनाव चुन के आने वाले, मतलब निर्वाचित। लेकिन बता दें यहाँ पर निर्वाचन जो था, जो इलेक्शन था, इट वाज नाइदर डायरेक्ट नॉर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल रिजल्ट सफरेज। यह चुनाव न तो प्रत्यक्ष था और न सार्वभौम व्यस्मताधिकार पे आधारित ही था। नेक्स्ट यह था कि जो विधायिका परिषद सदस्य हैं उनको
अधिकार दिया गया कि दे कुड आस्क क्वेश्चन टू द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो विधायिका परिषद के लोग हैं उनको अधिकार दिया गया कि वह कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं। हालांकि बताना चाहूंगा कि प्रश्न पूछने का अधिकार दिए गए, लेकिन आज के संसद की तरह आज के संसद में जैसे होता है कि प्रश्न के साथ साथ वे उसी प्रश्न संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं जिसको पूरक प्रश्न कहते हैं, तो उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पे नहीं दिए गए। साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि जो बजट है, बजट के मामले पर विधायिका परिषद सदस्यों को अधिकार दिया गया कि बजट में वो भाग ले सकते हैं, वो चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब बजट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का अधिकार उनके पास नहीं था, केवल बजट वाले मामले पर वो चर्चा कर सकते हैं। तो यह था 1892 का अधिनियम। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1892 का अधिनियम में जो भी परिवर्तन किए गए, दिस वेयर नाइदर एडिक्वेट नॉट सेटिस्फैक्टरी टू सेटिस्फाई द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल। ये भारतीयों के मन को संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं था और न पर्याप्त था। और जाहिर सी बात है कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी वो और तेज होने लगी, और इसी के आलोक में फिर एक नया अधिनियम अंग्रेजों को लेकर करना पड़ा, जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1909 या मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे देखो बता दूं कि कल सैटरडे और फिर संडे, तो सैटरडे और संडे की आपकी कोई भी क्लास नहीं रहती, आपको पता ही है। और बाकी बात, मैं कल करंट अफेयर्स क्लास आपके लेके नहीं आ पाया था, कुछ व्यवधान आ गए थे शाम को, तो मिला जुला करके देखो आपकी क्लास चलती रहेगी, बस आप बने रहिए। और मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला करके बताता हूँ कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप पैसे के अभाव में जो आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हो, आई एश्योर यू, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको पूरी चीजें, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट है व्हाट एवर, बहुत ही अधिकार के साथ। और आप देख लेना कि आप ये नहीं कर पाओगे कि इसको और कोई बेहतर तरीके से सर में बता सकता था। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं क्योंकि मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। और इसलिए कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं काम करता हूं बहुत ईमानदारी के साथ, और अगर आपने ईमानदारी के साथ में मुझको फॉलो किया तो निश्चित रूप से पैसे के अभाव में मैं ये नहीं कहता कि मुझसे बेहतर टीचर नहीं, बहुत बेहतर टीचर, हर विषय के बेहतर टीचर है, लेकिन मैं अपने आप को और बेहतर करके और निश्चित रूप से आपको एक बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एक बार अपने नेत्रों को बंद करके हम लोग भगवान को याद करते हैं। चलिए, हरिओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षेमामृतात्।